नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार के संबंध में चर्चा करेंगे। मेरे इस YouTube चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के प्रेरणात्मक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय महत्व के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूँ। साथ ही यह भी समझा जा सकता है कि यदि कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे YouTube चैनल पर आपके लिए उपयोगी सामग्री नहीं है, तो सदैव अनसब्सक्राइब करने का विकल्प आपके पास उपलब्ध रहता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक व्यक्तियों के साथ संपर्क करता है और वह उस संपर्क के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, आदान प्रदान के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, अपना सामान्य और सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। और इस प्रक्रिया के दौरान वह अनेक व्यक्तियों के साथ जो सामाजिक संबंध स्थापित करता है, उन सामाजिक संबंधों के प्रकार को, सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है सहयोगात्मक या संगठनात्मक या एकीकरण करने वाली प्रक्रियाएं, जो समाज में एकीकरण की स्थापना करती हैं। जैसे सहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोग, व्यवस्थापन, समाजीकरण और सात्मीकरण आदि सम्मिलित है। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार की प्रक्रिया है असहयोगी प्रक्रिया, असंगठनात्मक प्रक्रिया, विघटनात्मक प्रक्रिया या पृथक्करण करने वाली प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। और इसके अंतर्गत है प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन, संघर्ष आदि। सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सहयोग सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समान उद्देश्य या समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। सहयोग एक ऐसा सामूहिक प्रयत्न है जिसके माध्यम से व्यक्ति एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। सहयोग के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। एक टीम के खिलाड़ियों द्वारा साथ साथ खेलना और जीतने का प्रयास करना प्रत्यक्ष सहयोग का एक अच्छा उदाहरण है। और श्रम विभाजन, जिसमें विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग कार्य करने के बाद किसी एक ही कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, यह अप्रत्यक्ष सहयोग का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। सहयोग में स्वेच्छा की भावना होती है। किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को सहयोग करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। सहयोग एक सार्वभौमिक विशेषता है जो विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है और सहयोग के कारण ही वर्तमान समय में हम विकसित सामाजिक स्थिति में पहुंच सके हैं। दुनिया का कोई भी समाज सहयोग के आधार पर ही विकसित स्थिति को प्राप्त करता है। सामाजिक एकीकरण को बढ़ाने में, व्यक्ति का सामाजिकरण करने में भी सहयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा प्रकार है व्यवस्थापन। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्ति अथवा समूह अस्थायी रूप से एक दूसरे के साथ समझौता करके उनके मध्य जो पारस्परिक विरोध या संघर्ष है उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। व्यवस्थापन का उद्देश्य समाज में असंतुलन और विघटन पैदा करने वाली शक्तियों के प्रभावों को रोकना या कम करना है। दैनिक जीवन में हम अपने व्यवहारों में संशोधन या सामंजस्य करते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति हमारे कार्यों में बाधाएं पैदा ना कर सके। यूटर तथा हार्ट ने इस संबंध में लिखा है कि एक प्रक्रिया के रूप में व्यवस्थापन का तात्पर्य ऐसे प्रयत्नों से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आदतों और मनोवृत्तियों को नए सिरे से निर्माण करके बदलती हुई दशाओं से अनुकूलन करता है। समझौता, मध्यस्थता, विचारों में परिवर्तन, सहनशीलता तथा पंच निर्णय व्यवस्थापन के प्रमुख तरीके हैं। प्रत्येक समाज में व्यवस्थापन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। यह सच है
कि व्यवस्थापन की प्रकृति अस्थायी प्रकार की होती है, लेकिन सामाजिक संतुलन को बनाए रखने और एकीकरण में वृद्धि करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यवस्थापन की प्रक्रिया को समायोजन की प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है सामाजीकरण। जॉनसन ने लिखा है कि सामाजीकरण का तात्पर्य सामाजिक सीख की उस प्रक्रिया से है जो व्यक्ति को समाज में एक विशेष प्रकार की भूमिका निभाने के योग्य बनाती है। जन्म के समय बच्चा केवल एक जैविकीय प्राणी होता है, प्राणी शास्त्रीय प्राणी होता है। उसके पास कोई भाषा नहीं होती, उसके पास कोई संस्कृति नहीं होती। वह बिल्कुल ये नहीं जानता कि दूसरे व्यक्तियों के साथ उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। परंतु धीरे धीरे जन्म के साथ ही सामाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक सीख की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और इससे व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में विशेष प्रकार का व्यवहार करना सीखता है। इसी सीख की प्रक्रिया को सामाजीकरण के नाम से जाना जाता है। इस आधार पर किम्बाल यंग का कथन है कि सामाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा वह विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, अपने समाज के नियमों तथा मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। सामाजीकरण के नियमों और मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने से ही वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। सामाजीकरण के बगैर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। यह प्रक्रिया जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक चलती है। व्यक्ति को अपने समूह की विशेषताओं के अनुसार व्यवहार करने का प्रशिक्षण देती है और इसी प्रक्रिया के दौरान कोई भी समाज अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। सात्मीकरण भी एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। विभिन्न समाजों में एक दूसरे से अलग अलग भिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं के लोग साथ साथ रहते हैं। ऐसे सभी व्यक्ति और समूह व्यवस्थापन के द्वारा विभिन्न प्रकार के अपने मतभेदों और संघर्षों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं और धीरे धीरे विभिन्न समूह एक दूसरे की विशेषताओं को अपनाकर उन्हें अपने जीवन की स्थायी विशेषताओं जैसा बना लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न संस्कृति समूह वाले एक दूसरे की विशेषताओं को अपनाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम सात्मीकरण या आत्मसात के नाम से जानते हैं। बोगाडर्स ने लिखा है कि सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्तियां एक समान हो जाती हैं तथा वे संयुक्त रूप से बदल जाते हैं, संयुक्त रूप से संयुक्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में सात्मीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्ति और समूह विचारों, मूल्यों और उद्देश्यों में भाग लेते हुए एक दूसरे के बहुत अधिक निकट आ जाते हैं। इस दृष्टिकोण से सात्मीकरण एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो बहुत धीरे धीरे विकसित होती है। जिन समाजों में विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं वाले समूहों में एक दूसरे के प्रति जितनी अधिक सहनशीलता होती है, उनमें सात्मीकरण की प्रक्रिया का उतना ही अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। प्रतिस्पर्धा एक असहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये व्यक्तियों और समूहों को एक दूसरे से पृथक करने वाली प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा का मुख्य कारण सभी व्यक्तियों द्वारा अपनी सीमित सुविधाओं के बाद भी अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना है। उनकी अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की इच्छा है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कुछ सीमित वस्तुओं या सीमित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से आगे निकल जाने का प्रयत्न करते हैं, तब प्रयत्नों की इसी प्रक्रिया को प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। हमारे जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसमें प्रतिस्पर्धा ना पाई जाती हो। चाहे विद्यार्थी जीवन हो, इसमें सीमित पदों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। खेल के जीवन में विभिन्न टीमों के मध्य
प्रतिस्पर्धा देखने को प्राप्त होती है। एक वस्तु का उत्पादन करने वाला उत्पादक दूसरे उत्पादक के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और इसी प्रकार से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों के मध्य भी लगातार प्रतिस्पर्धा चलती है। प्रतिस्पर्धा में कुछ नियमों और मूल्यों का समावेश होता है। कोई भी व्यक्ति हिंसा, धोखा, मिलावट या झूठे विज्ञापनों के माध्यम से अपने लक्ष्यों, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। प्रतिस्पर्धा अव्यक्तिक होती है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिस्पर्धा के द्वारा हम किसी व्यक्ति विशेष से ईर्ष्या नहीं रखते, बल्कि हम उन सभी से आगे निकलने का प्रयत्न करते हैं जिनके लक्ष्य, जिनके उद्देश्य हमारे समान होते हैं। उदाहरण के लिए आईएएस की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रतियोगी जो हैं, वह सभी दूसरे प्रतियोगियों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, परंतु दूसरे स्पर्धा करने वाले व्यक्तियों की उनके पास व्यक्तिगत जानकारी नहीं होती। प्रतिस्पर्धा के कारण ही हमारा समाज प्रगतिशील बनता है, क्योंकि सब एक दूसरे से आगे निकलने के लिए सामाजिक नियमों का पालन करते हुए, वैधानिक नियमों का पालन करते हुए प्रयास करते हैं। प्रतिकूलन प्रतिकूलन भी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित है। फेयरचाइल्ड ने लिखा है कि समाजशास्त्र शब्दकोश में प्रतिकूलन को एक ऐसी असहगामी प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के मध्य की दशा को स्पष्ट करती है। प्रतिकूलन अथवा प्रतिकूलता का अर्थ प्रतिरोध अथवा विरोध से है। प्रतिकूलन की प्रक्रिया मुख्य रूप से दो रूपों में स्पष्ट होती है। पहला अनिश्चय की दशा और दूसरा प्रत्यक्ष विरोध की दशा। अपने सामान्य जीवन में हम अक्सर यह निर्णय नहीं कर पाते कि कोई व्यक्ति अच्छा है अथवा बुरा, अथवा यह कि वर्तमान मूल्यों के अंतर्गत लड़कियों को अपने जीवन साथी का चुनाव करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए अथवा नहीं। अनिश्चय की यही मानसिक दशा प्रतिकूलन को स्पष्ट करती है। सामाजिक प्रतिकूलन का रूप अप्रत्यक्ष विरोध के रूप में भी देखने को मिलता है। जब हम किसी व्यक्ति, समूह, संस्कृति विशेष या विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं, उसके प्रति हमारे मन में अप्रत्यक्ष विरोध की भावना पैदा हो जाती है, तब हम उस व्यक्ति, समूह अथवा जो विशेषता है उसके प्रति प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने व्यवहारों के द्वारा उससे संघर्ष करते हैं। इसके पश्चात एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है संघर्ष। संघर्ष असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का एक चरम रूप है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दबाव, बल प्रयोग अथवा उत्पीड़न के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को दबाकर अपने हितों का प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष में किसी भी प्रकार की हिंसा की मनाही नहीं होती, दबाव की मनाही नहीं होती, बल प्रयोग की मनाही नहीं होती, उत्पीड़न की मनाही नहीं होती। इस प्रक्रिया में कुछ व्यक्ति अथवा समूह दूसरे का विरोध ही नहीं करते, बल्कि उनके प्रति घृणा, क्रूरता, हिंसा का भाव रखते हैं और किसी भी प्रकार से उनको हानि पहुंचाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। गिलीन और गिलीन ने लिखा है कि संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति या समूह अपने विरोधियों को हिंसा अथवा हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जब कुछ व्यक्तियों अथवा समूहों के मध्य प्रतिस्पर्धा सामाजिक नियमों के बाहर निकल जाती है, तब उस दिशा को भी संघर्ष कहते हैं। वही दिशा संघर्ष है। संघर्ष प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी। दो समूहों के मध्य मारपीट होना प्रत्यक्ष संघर्ष है, जबकि अप्रत्यक्ष संघर्ष के अंतर्गत एक वस्तु का उत्पादन करने वाला उत्पादक दूसरे उत्पादक के साथ अपनी वस्तु को बेचने के लिए जो संघर्ष करता है, वह गलाकाट प्रतिस्पर्धा के रूप में हमारे समक्ष आता है। इसके पश्चात भी सामाजिक जीवन को प्रगतिशील बनाने में संघर्ष की प्रक्रिया का विशेष महत्व है। समाज में संघर्ष को दूर करने के लिए ही लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं।
सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था भी इसीलिए विकसित होती है जिससे संघर्ष की संभावना को कम से कम किया जा सके और बगैर हिंसा, बगैर गला काट प्रतियोगिता के सभी अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। सामाजिक प्रक्रियाएं ही वह महत्वपूर्ण आधार हैं जिसकी सहायता से सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों को समझा जा सकता है। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, दोनों प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं समाज में सदैव पाई जाती रही हैं, सदैव पाई जाएंगी और दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं समाज की प्रगति में सहायक भी होती हैं। परंतु सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं का प्रभाव सदैव अधिक होना चाहिए। ये समाज में सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए हितकारी होता है। मेरा विश्वास है कि सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित, सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार से संबंधित ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद।